हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान को। भारत के संविधान में हम लोग देखे थे कि भारत के संविधान को क्या किया है, भागों में बांटा गया है। तो भागों में से एक भाग हम लोग लिए थे, भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 क्या है, हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार हम लोग लिए थे, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि मूल अधिकार को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। मूल अधिकार को हम लोग बांटे हैं 7 भागों में बांटे थे, जिसमें से हमारा एक था संपत्ति का अधिकार, जो कि 6वां था, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और उसे समाप्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो उसे 86वें संविधान संशोधन, सॉरी उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो ये मूल अधिकार था, मूल अधिकार को हम लोग बांटे थे पहले 6 भागों में। ठीक है, 6 भागों या 6 प्रकार में, और उनमें से हमारा एक था जो हमारा पहला था, वो समता का अधिकार था। ठीक है, तो समता के अधिकार को हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, समता का अधिकार हमारा था आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। अब हम लोग आते हैं आगे, जो हमारा था मतलब अगला वाला हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा कहां से कहां तक है, तो ये हमारा है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग देखेंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, ये सबसे जरूरी है पूरे भाग 3 में। हम मतलब कि हम लोगों के लिए, जो नागरिक है भारत के, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए ये अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद भी सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से हम एक एक आर्टिकल को लेना चाहें तो हम लोग लेंगे पहले आर्टिकल 19 को लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में हम लोग समझेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 को हम लोग बोलते हैं संविधान का ऋण। ठीक है, संविधान का ऋण, इसे आप लोग लिख सकते हैं ना, ये आप लोग लिखते चले चलेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं संविधान का ऋण। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए संविधान का ऋण। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का ऋण। संविधान का ऋण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 29 है, अरे अनुच्छेद 19 है, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 19, जो हमारा अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 हमें जो मतलब हम लोगों के जीने का अधिकार होता है, जैसे कि बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने आने का अधिकार, कुछ सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सब जो होता है वो आर्टिकल 19 के तहत ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हमें क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 19 को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, संविधान का ऋण। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 में लिखा क्या गया है, तो आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग देखेंगे कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को भी हम लोग लगभग 7 प्रकारों में बांटते हैं, और उन 7 प्रकारों के भी कुछ उपखंड भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो जो हमारा स्वतंत्रता का ये अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, तो इसको हम लोग 7 भागों में बांट के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं बोलने का अधिकार। यही अभिव्यक्ति जो हमारा ये है ना, यहाँ पे लिख लेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो हमारा ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी का मतलब होता है कि जो हम लोग बोल पाते हैं कुछ भी, जो हम लोग कुछ कहीं भी मतलब जाते हैं तो बोल लेते हैं कि हाँ आपसे मतलब ये बात बोल सकते हैं, चाहे आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल लीजिए, चाहे किसी के भी बारे में जो हम लोग बोल पाते हैं, वो अधिकार हमारे कहाँ से मिला हुआ है, वो हमारा अधिकार मिला है यहाँ से। ठीक है, आर्टिकल 19 से। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो अगर किसी अन्य देश के बारे में समझे, जैसे हमारा एक देश है उत्तर कोरिया। ठीक है, तो उत्तर कोरिया में क्या है कि आप लोग वहां के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा भारत है, भारत में हम लोग, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है जो कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के बारे में भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, मतलब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, उनकी अवहेलना कर सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये काम करना चाहिए। तो जो हम लोग कुछ भी बोलते हैं प्रधानमंत्री को या किसी भी नेता को या किसी भी
जो मतलब नागरिक है, वो किसी भी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं, तो वो बोलने का अधिकार जो हमें है वो यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर विस्तार से समझे तो ये बोलने का अधिकार जो हमें है, देखिए आप लोग कभी देखे होंगे इस समय पे मीडिया जो हमारी है, मीडिया यानी अभी जो यूट्यूब चैनल फैला हुआ है, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर जो होते हैं, वो क्या करेंगे कि माइक लेके कहीं भी कोई भी मतलब बात बोलने लगते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं तो उनपे एफआईआर कोई व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है, और उनपे मतलब कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती है, तो वो कार्यवाही न होने का कारण है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें यहीं से मिली हुई है। तो वो किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आता है कि इसमें हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मौन भी रह सकते हैं, ठीक है। देखिए बोल सकते हैं, तो बोलने के साथ साथ क्या है, हम लोग अगर मतलब कि कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो कोई व्यक्ति हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता है, नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मौन रहने का भी अधिकार हमें वो आर्टिकल 19 से मिलता है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें तो मौन रहने का अधिकार हमारा हो गया, और यहीं पे मीडिया की भी स्वतंत्रता यहीं से निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता यहीं से निर्धारित की गई, ठीक है। तो बोलने का या कुछ पूछने का अधिकार, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं पूछने का अधिकार। तो पूछने का अधिकार भी हमें कहां से मिलता है, तो वो भी आर्टिकल 19 से मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 हमारा जो है वो आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज, ठीक है, आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 19(1) या 19(a), ठीक है। तो जो हमारा पहला क्लॉज है आर्टिकल 19 का, उसमें लिखा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी सभी मनुष्यों के लिए, सभी नागरिकों के लिए जो कि भारतीय है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे में। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद हमारा आता है सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सभा, ठीक है, सभा, सभा करने की स्वतंत्रता। अब देखिए सभा करने की स्वतंत्रता क्या है, तो सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग समझे, तो सभा करना मतलब कि देखिए अगर आप लोग बोल पा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो बोलने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं मतलब किसी के बीच में जाके बोलेंगे, तो बीच में जाके बोलने के लिए क्या करेंगे, आप लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहां पे जाके आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो जो लोगों को इकट्ठा करते हैं उसी को बोलते हैं सभा, कि आप सभा एक बना लीजिए और उसमें जाके कुछ अपनी भाषण दीजिए। देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, आगे भी बताएंगे कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और जो भी स्वतंत्रता आपके पास है ये एक दायरे में है, ठीक है, ये एक दायरे में है। ये नहीं है कि आप मतलब कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कोई कुछ भी बोल सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को आप ये नहीं है कि उस अगले व्यक्ति का, जो अगला व्यक्ति है उसकी अवहेलना आप करेंगे, मतलब उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बकेंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो अगला है उसका भी अपना एक कुछ अधिकार होता है, तो उसके अधिकार को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके अधिकार को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को उसके सामने व्यक्त करेंगे। अगर उस व्यक्ति को कुछ ऐसा शब्द हम बोलते हैं कि बुरा लगता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, हमारे ऊपर कुछ कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। तो हम अगले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें बोलने की आजादी दी गई है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को आप जाके कहें कि प्रधानमंत्री मतलब उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है या प्रधानमंत्री कुछ है। अगर हम लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा बात बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। तो बोलने का अधिकार एक सीमित अधिकार है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सभा कर सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की सभा नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि आप सभा कर रहे हैं तो सभा के दौरान क्या करें, कुछ लोगों को इकट्ठा करें और वहां पे उन लोगों को कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताएं जो कि नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आप लोग उन लोगों को मान लीजिए जो सभा कर रहे हैं, तो सभा में आप लोग बताएं, हम लोग मतलब जो व्यक्ति है सभा करने वाला उन लोगों को बताए कि मतलब उन लोगों को कोई तस्करी करना सिखाए, कहीं स्मगलिंग करना सिखाए, कोई लव जिहाद सिखाए, तो ये सब नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, ठीक है। अब आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में हम लोग आते हैं। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में आप सभा कर सकते हैं। तो सभा अगर हम लोग अकेले मान लीजिए कर रहे हैं तो किसी मतलब कुछ व्यक्तियों को समझा सकते हैं, कुछ व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। लेकिन सभा करने के साथ साथ क्या है, हम लोग अगर संगठन बना लेते हैं, ठीक है, संगठन, तो यहां हम लिखते हैं पूरा संगठन बनाने का अधिकार या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो देखिए अगर हम लोग स्वतंत्रता ये संगठन बना लेते हैं, ठीक है, संगठन बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बड़े पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, तो किसी एनजीओ का निर्माण कर सकते हैं, किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो संगठन यही होता है कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि हमें बोलने की आजादी दी गई, उसके बाद हमें सभा करने की आजादी दी गई। अब सभा करने के साथ साथ हमें क्या कौन सी आजादी दी गई, तो हमें संगठन बनाने की आजादी दी गई, ठीक है। अब संगठन करने की आजादी तो दे दी गई,
अगर संगठन आप लोगों को करने के लिए बना मतलब बोलने की आजादी दे दी जाए और सभा करने की आजादी दे दी जाए, संगठन बनाने की आजादी दे दी जाए और आप लोगों को कह दिया जाए कि कहीं भी आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो फिर आपके बोलने का मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे कैसे? मान लीजिए आज सोशल मीडिया हो गए तो आज हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आप कहीं और से देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, संविधान हमारा जब बना था 1950 में, जब मतलब 1949 में तैयार हुआ, लेकिन लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो उस टाइम पे हमारे पास मीडिया की कमी थी, मतलब ये सोशल मीडिया की कमी थी। उस समय पे सबके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। तो उस समय पे क्या होता था कि ये आर्टिकल 19 में लिखा गया कि आपको संचरण करने का अधिकार है या संचरण करने की स्वतंत्रता है। अब संचरण का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी आने जाने का, कहीं भी का मतलब क्या हुआ कि आप पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में सॉरी, जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र के किसी भी मतलब कोने में आप आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां पे लिखा गया है? तो यहां पे आप लिख सकते हैं संचरण करने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, ठीक है। तो संचरण करने का अधिकार क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 में। वही सेम काम अगर ये दिया गया है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की आजादी है, जैसे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप एक मतलब किसी भी जिले से दूसरे जिले में, किसी गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको घूमने की आजादी है, तो आपका ये मतलब नहीं हुआ कि आप कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी, जैसे कि जहां पे जाना आप लोगों को अवैध मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, जहां पे मतलब मना किया गया आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तो वहां पे आप नहीं जाएंगे, नहीं तो वहां पे आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। वहां पे जाने पर आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो उस क्षेत्र में आप नहीं जाएंगे जहां पे कुछ मतलब ऐसी गतिविधियां हो रही है जो जिसको आप मतलब छुपाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सैन्य अभ्यास कहीं पे चल रहा है, ठीक है, कहीं पे सेना की बटालियन रखी हुई है, कहीं पे सैन्य सामान रखे हुए हैं, कुछ मतलब कि ऐसी गतिविधियां हो रही है जहां पे आपको जाना मना किया गया है, तो आप क्या करते हैं? वहां भी पहुंच जाते हैं। तो वहां पे आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। जाने की आजादी हमें, संचरण करने की आजादी है, लेकिन उस क्षेत्र में जहां पे कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, वहां पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संचरण करने का अधिकार, ठीक है। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, अगर इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना? 4 हो गया। अब हमारा पांचवा एक क्या आता है? ठीक है, देखिए हम लोग संचरण करने का अधिकार हो गया। तो संचरण अगर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं कि घूम रहे हैं कहीं पे, तो मान लीजिए हमारा क्या हुआ कि हम लोग जैसे कि उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश से हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम दक्षिण भारत चले गए, केरल चले गए, कर्नाटक चले गए, तमिलनाडु चले गए, और वहां पे हमें क्या हुआ कि वहां का दृश्य पसंद आया और वहां का मतलब हमें स्वभाव अच्छा लगा, वहां पे हमें क्या हुआ कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं पर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी लिखा गया है कि आपको बसने का अधिकार है, बसने, ठीक है, बसने अवलिक निवास करने का अधिकार, ठीक है। जैसे कि आप पूरे भारत, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी बात हो रही है वो भारतीय क्षेत्र के लिए हो रही है, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र में हम कहीं भी बस सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम कहीं पे बस गए, समझ मान लीजिए, तो कहीं भी अगर बसेंगे कैसे? कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ के हैं, तो हमें दक्षिण भारत में कोई मतलब मान लीजिए जमीन खरीदनी है, तो हम वहां पे बसेंगे कैसे? अगर मान लीजिए वहां का व्यक्ति हमें जमीन बेचे ही ना, मतलब वो मना कर दे कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे आपको, तो ये भी अधिकार यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, छठे में दिया गया था कि संपत्ति खरीदने का अधिकार, ठीक है, संपत्ति खरीदने का अधिकार या खरीदने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो संपत्ति खरीदने का अधिकार जो था वो आप लोगों को कहीं भी दिया गया था कि आप पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी संपत्ति अपनी खरीद सकते हैं और वहां पे संपत्ति बना सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में मना किया गया था कि जम्मू कश्मीर में आप लोग संपत्ति नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहां भी संपत्ति को क्या किया गया कि मतलब उसे कहा गया कि आप संपत्ति मतलब कि वहां पे खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन खरीद सकते हैं, तो इसको समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त क्यों किया गया? समाप्त इसलिए किया गया क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 19 में था, और भारतीय क्षेत्र, जैसे कि भारतीय क्षेत्र का मतलब जैसे हमारा जो राज्य है या भारत है, जैसे जो देश है या राज्य है, अगर मान लीजिए उसे कोई चीज किसी चीज का निर्माण करना है, जैसे कि मान लीजिए हवाई अड्डे का निर्माण करना है, रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है, या किसी स्टेडियम का निर्माण करना है, या जिस भी क्षेत्र का मतलब किसी भी काम के लिए अगर जो हमारा राज्य है या जो देश है उसे किसी भी काम के लिए अगर जमीन चाहिए होती थी, तो जमीन के लिए क्या करते थे कि जो नागरिक होते थे, जो नागरिक जिस व्यक्ति की वो जमीन होती थी, वो व्यक्ति क्या करता था कि बोल देता था कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मान लीजिए
कि हमें यहाँ पे कोई मतलब कि कुछ बनाना है, मान लीजिए ये हमारा एक स्टेडियम बनाना है यहाँ, ठीक है। तो स्टेडियम के लिए क्या किया गया कि सरकार ने क्या किया, पूरी जमीन को खरीद ली, ठीक है, पूरी जमीन को खरीद ली। लेकिन ये बीच वाला जो जमीन था, ठीक है, जो बीच वाला जमीन था, ऐसी जमीन थी कि वो व्यक्ति मतलब चाह रहा है कि हम उस जमीन को न बेचें, ठीक है। अगर ये व्यक्ति नहीं बेचना चाहता है, अगर ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में है, ठीक है, और ये व्यक्ति नहीं बेचना चाहता है, तो अगर कोई राज्य देश अगर इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति क्या करता था कि व्यक्ति चला जाता था सुप्रीम कोर्ट। बताया आप लोगों को कि इसका संरक्षण कौन करता है, तो इसका संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। तो इसके तहत क्या करता था कि इस जमीन के लिए वो व्यक्ति चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जाने के दौरान क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट भी बोलता था कि ये मूल अधिकार है इनका, ये नहीं बेच सकते हैं, तो नहीं बेच सकते थे। तो ये विवाद काफी चल रहा था कि मतलब अगर कोई मतलब सरकार को कोई काम करना होता था तो उसमें बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती थी। बहुत ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे जो अपनी जमीन को नहीं देना चाहते थे, अपनी जमीन के लिए क्या बोलते थे कि ये जमीन हमारी है, हम नहीं देंगे, मतलब कि हमें यहीं पे रहना है, हमें और कहीं और नहीं जाना है। तो क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। आप लोगों को अभी हम लोग बताए थे पीछे कि जब मूल अधिकार को बांटा गया था तो आर्टिकल 31 में भी आप लोगों को संपत्ति का अधिकार देखा गया था। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं कि आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार है, ठीक है, कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर आप लोग संपत्ति खरीद सकते हैं, ठीक है, भारतीय क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में आप लोग संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 31 वाला संपत्ति था उसमें क्या था, आर्टिकल 31 वाले संपत्ति में लिखा गया था कि वहां पे आप किसी भी जमीन को, चाहे वो अपनी हो, चाहे आप खरीदे हो, चाहे आपके बुजुर्गों की जमीनें हो, ठीक है, तो उसे भी वहां पे रखा गया था वो आर्टिकल 31 वाले, जो आर्टिकल 31 था उस वाले संपत्ति में, ठीक है। तो यहाँ की संपत्ति खरीदने वाली संपत्ति हो गई और वहां की संपत्ति खरीदने वाली संपत्ति और अपनी पुश्तैनी संपत्ति दोनों संपत्ति होती थी, ठीक है। तो यहां से इस संपत्ति को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा संपत्ति यहाँ से खत्म हो गया। फिर उसके बाद संपत्ति को हटाया गया, उसके बाद क्या किया गया, एक और हमारा था सातवां, कहा गया कि आप कहीं बस जाएंगे, संपत्ति खरीद लेंगे, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ से दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा गया कि व्यापार करने की आजादी दी गई, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता साथ साथ दी गई, ठीक है। तो हम लोगों को आर्टिकल 19 में कितने क्लॉज देखने को मिले, तो 7 देखने को मिले। 7 में से एक क्लॉज हमारा जो समाप्त कर दिया गया है, और इसे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। तो ये हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, और समाप्त कर कहा रखा दिया गया, तो इसे कानूनी अधिकार जो हमारा है आर्टिकल 300A में रख दिया गया, ठीक है, जो कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 भी वहीं पर रखा गया है, तो दोनों को वहीं पर रख दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 19। अब देखिए आर्टिकल 19 में आप लोगों को स्वतंत्रता तो दी गई है कि बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता को तो समाप्त कर दिया गया, और कहीं भी आप व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ये सब कर तो सकते हैं, लेकिन बताइए आप लोगों को कि एक नियम के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नियम लिख लेते हैं, जैसे आप भारत की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखेंगे, ठीक है, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। जो भारतीय सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा, इसे हम लोग लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सुरक्षा को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसी भी पब्लिक को, किसी भी आदमी को, या यहां पर लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को बिना हानि हुए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बिना हानि हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सब कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता में हम लोग देखेंगे कि बोलने की स्वतंत्रता में ही हमारा आता है फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी। एक आप लोग प्लेटफॉर्म सुने होंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं कि वहां पे कुछ घृणा वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे घृणा वाक्यों का प्रयोग करते हैं, कुछ पिक्चर, कुछ फिल्म भी ऐसे बनाए जाते हैं, वहां भी घृणा वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्म के लिए देखिए, जो फिल्म हमारी बनती है, तो फिल्म के लिए एक हमारा सेंसर बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए जब फिल्म लॉन्च होती है, तो फिल्म लॉन्च होने से पहले उसके लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया, और सेंसर बोर्ड के बाद द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब सेंसर बोर्ड उस फिल्म को पास करती है तब जाके आगे वो फिल्म
चलती है, ठीक है, आगे फिल्म लोगों द्वारा देखी जाती है। लेकिन जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोग देखे होंगे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है कि इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ज्यादा हेट वाक्य या घृणा वाक्य, हेट स्पीच या घृणा वाक्य का इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया जाता है। तो ये जो ओटीटी हमारा है, इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग बैन कर सकते हैं या इसके लिए भी कोई सेंसर बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे घृणा वाक्य का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी कुछ घृणा वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्म में जो सेंसर बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, जो सेंसर बोर्ड बनाया गया है फिल्म को रिलीज करने के लिए, फिल्म को मतलब कि प्रमाणित करने के लिए, तो जो मतलब फिल्म निर्माता होते हैं उनको उनके पास कुछ वरीयता दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है कि वो लोग क्या करते हैं कि समाज में जो कुछ चलता आ रहा है, ठीक है, जो समाज में कहीं कहीं कुछ बुराइयां व्युत्पन्न है, कुछ बुराइयां मतलब की व्याख्या जो मतलब देखी जाती है, तो उसे क्या करते हैं कि वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों सॉरी, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या जो फिल्म हमारा है, ओटीटी में तो कुछ ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन फिल्म में क्या होता है कि वहां पे भी दिखाया जाता है, लेकिन वहां पे कुछ कम दिखाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि समाज के एक मतलब कि जो हमारा समाज है उसको वहां पे क्या होता है कि मतलब फिल्म में समाज को दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए वहां पे कुछ घृणा वाक्य को छूट दिया जाता है कि आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये सब तो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है, एक दायरे में रहकर इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में हम लोग इतना देखे। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 20 में आएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 को आप लोग ये सब नोट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसको हम लोग हटा के फिर आर्टिकल 20 पे हम लोग आ जाएंगे। आर्टिकल 20 देखेंगे तो आर्टिकल 19 में आप लोग को समझ में आया होगा कि ये सब क्या है। और ये आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल 19 को हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, संविधान की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। संविधान की रीढ़ की हड्डी किसे हम लोग बोल सकते हैं, तो संविधान की रीढ़ की हड्डी हम लोग आर्टिकल 19 को बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं आर्टिकल 20। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार, ये हमारा हो गया दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है। दोष सिद्धि का अधिकार, देखिए अब दोष सिद्धि का अधिकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अपराध के समय कानून, देखिए दोष सिद्धि का अधिकार मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को दोष सिद्ध होता है, ठीक है। दोष सिद्धि का अधिकार हुआ कि दोष सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। देखिए हम इसको पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर 1 2 3 करके, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अपराध आप लोग कोई भी करते हैं, ठीक है, ये आप लोग अब देख लीजिए, अपराध के समय आप लोग पहले लिख लेते हैं ना यहाँ पे, अपराध के समय जो भी नियम कानून होता है, ठीक है, जैसे इसको आप लोग समझ लीजिए पहले। जैसे कोई भी आप अपराध करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई अपराध किए, किसी को खून कर दिए या किसी को एक मतलब किसी का हाथ तोड़ दिए मार के, या कुछ भी कोई चोरी कर लिए, तो जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम किए उसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे आज हम कोई काम किए तो हमें आज जो नियम कानून है, जैसे हाथ तोड़े किसी का, तो हाथ तोड़ने के लिए आज जो नियम कानून है उसी के आधार पर हमें सजा मिलेगी, न कि जो पहले कानून था उसके आधार पर, और न कि जो कि बाद में बनाया जाएगा कानून उसके आधार पे, ठीक है। जो आज हम लोग काम किए हैं, जो आज नियम कानून है, जैसे कि बताया आप लोगों को कि हाथ तोड़ने का एक उदाहरण दिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का हाथ तोड़ता है, तो जो हाथ तोड़ेगा व्यक्ति, ठीक है, अगर मान लीजिए आज हाथ तोड़ने की सजा क्या है कि आप लोगों को 1 साल की सजा होगी। आप किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी। तो आप किसी व्यक्ति का हाथ तोड़े तो आपको 1 साल की सजा होगी, तो आपको 1 ही साल की सजा होगी, न कि आपको पीछे कहा जाए कि जैसे हम लोग चले जाएंगे पीछे, जब मतलब कि अंग्रेजों का शासन था या जब मुगलों का शासन था, तो उस समय क्या होता था कि मान लीजिए मुगलों के समय में था कि हाथ तोड़ने की सजा थी कि अगले व्यक्ति का भी हाथ तोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उस आधार पे आपको सजा नहीं मिलेगी। या कोई मान लीजिए 2025 अभी चल रहा है, तो 2027 28 2030 40 में जो भी नियम कानून बनाया जाए, कि मान लीजिए 2030 में नियम कानून आया कि हाथ तोड़ने की सजा व्यक्ति को है 20 साल की सजा, ठीक है, या 10 साल की सजा, तो वैसा सजा आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि अपराध के समय के कानून के आधार पर, अपराध के समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, ठीक है।
अपराध जिस समय पे आप करेंगे उसी समय पे आपको सजा उसी कानून के आधार पे दी जाएगी, ठीक है, न कि आगे वाली सजा कानून के आधार पे, न कि पीछे वाले कानून के आधार की सजा पर, ठीक है। और एक हम लोग लिखते हैं दूसरा, तो एक हमारा हो गया अपराध के समय के कानून की सजा दी जाएगी, और एक हमारा हो गया एक अपराध की सजा एक ही होगी, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई अपराध करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए मार दिए, आप जान से मार दिए, और आप लोगों को क्या हुआ कि उस व्यक्ति को मारने की सजा आपको मिली 14 साल की सजा हुई, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लीजिए ना, एक अपराध की एक सजा। इसको क्या समझे आप लोग कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर देता है, ठीक है, तो हत्या के लिए क्या सजा है कि आप लोगों को 14 साल की सजा मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको 14 साल की सजा मिली, आप किसी की हत्या किए, आपको न्यायालय में गए और न्यायालय आपको 14 साल की सजा दी, तो आप 14 साल की सजा जेल में काटे और पूरा किए और बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आने के बाद क्या हुआ कि जिसकी आप हत्या किए थे उसके घर वाले क्या किए कि फिर से गए न्यायालय में और बोले कि इस व्यक्ति ने मेरे मतलब जो बेटा था या जो भी था, बोले कि उसको फिर से सजा दी जाए, इसने मेरे बेटे को मारा या इसने मेरे पिता को मारा, या जिसको भी मारते हैं मतलब वो व्यक्ति होगा, और वो लोग जाके बोले न्यायालय में या पुलिस के पास कि इसने मेरे बेटे या मेरे पति को या मेरे जिसको भी था उसको मारा था, इसको फिर से सजा दीजिए, ठीक है। तो फिर से सजा नहीं हो सकती है, एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे आप मान लीजिए कोई चोरी करते हैं, ठीक है, आप चोरी किए किसी के घर, और उस चोरी में आपको क्या हुआ कि न्यायालय में सिद्ध हुआ कि आपने चोरी की थी, और आपको चोरी की 2 साल की सजा हुई या 1 साल की सजा हुई, ठीक है। अब उस 1 साल की सजा या 2 साल की सजा जो भी आपको मिली, आप जेल में गए, उसको उस समय को बिताया वहां पे, आपको सजा उतनी मिली, और आप छूट के जेल से जब वापस आते हैं, तो वो जो जिस व्यक्ति के घर में आपने चोरी की थी, ठीक है, वो व्यक्ति फिर से ये आपको अपराध मतलब आपके ऊपर मतलब कि ये आरोप नहीं लगा सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरे घर में जो चोरी की थी उसके लिए इसे फिर से सजा दी जाए, ठीक है। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। देखिए, अब ये एक अपराध की सजा एक ही होगी, ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये सभी जगह कानून नियम पालन नहीं होगा। कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जहां पे आपको एक अपराध के लिए मतलब बार बार अपराध आप लोग करते हैं तो उसके लिए बार बार आपको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको इसी में एक समझेंगे आप लोग कि आप लोग मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या जो भी गाड़ी चला रहे हैं आप लोग, तो गाड़ी चलाने के दौरान क्या किए कि आप किसी मतलब एक ही दिन में क्या करते हैं कि आप लोग एक जगह ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किए, वहां पे आपका चालान कटा, और आप आगे जाके कहीं पे सिग्नल तोड़ दिए तो वहां पे भी आपका चालान कटेगा, और आगे जाके आप वहां भी वही काम करते हैं तो वहां भी आपको भुगतान कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको वहां भी सब मतलब कि जो पुलिस वाले होंगे वो चालान काट सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि एक अपराध के लिए एक सजा है, तो आज हमने जो अपराध किया वो हम अपराध बार बार करते रहेंगे और हमें एक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार अगर अपराध कर रहे हैं मतलब कि, तो वो ये अपराध क्या है कि आप कोई मतलब कि कानूनी जैसे किसी का हाथ पैर तोड़े, कोई चोरी किए, कुछ ऐसे काम किए, तो आप लोगों को एक अपराध की एक सजा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई वैसा काम करते हैं जहां पे मतलब कि बताया आप लोगों को कि कोई नियम कानून तोड़ते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब फिर हम आते हैं अगले नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख लिए, दो देख लिए, तीसरे नंबर पे हम लाएंगे कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये कितना अच्छा है कि खुद के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप मतलब कि मान लीजिए कोई जुर्म किए हैं, तो आप जुर्म को मतलब कि ये नहीं मतलब जैसे पुलिस आपको मार पीट के बोल दी कि आप मान लीजिए कि आपने ये जुर्म किया और न्यायालय में गए, तो वो मान्य नहीं होगा। जो पुलिस के सामने आपने बयान दिया था उस बयान को न्यायालय में माना नहीं जाएगा, ठीक है। आप न्यायालय के सामने मतलब कि जो व्यक्ति जैसे कि हम मान लीजिए कोई गुनाह करते हैं, तो हमारे गुनाह को न्यायालय में बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता पुलिस के द्वारा कि इन्होंने ये काम किया, हम उसे सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसे सिद्ध नहीं करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए आप मतलब पुलिस जो होगी वो छानबीन करेगी और उसके तहत मतलब हमें अपराधी सिद्ध करना चाहती है तो अपराधी सिद्ध कर सकती है, लेकिन हमको मतलब कि ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि हम अपने आप को अपराधी माने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 20 था, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में हमारा था दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 21 में, तो यहां से हम लोग इसको हटाएंगे। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में भी हमें कुछ वरीयताएं दी गई हैं। तो आर्टिकल 20 के बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 21 में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आर्टिकल
21। अब आर्टिकल 21 देखेंगे। आर्टिकल 21 में हमारा लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, यहां पे हमें कहा गया है कि हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास है, मतलब जो हम लोग जिंदा है तो हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, अब जीने के अधिकार के साथ साथ क्या होता है कि हमें मतलब कि अपने यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग जीने का अधिकार ना, यहाँ पे लिख लीजिए जीने का अधिकार। हमें क्या है कि जीने का अधिकार दिया गया है। इस आर्टिकल के तहत हमें जीने का अधिकार मिला हुआ है कि हम जी सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आता है, इसी आर्टिकल में आएगा कि हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आत्महत्या करना चाहते हैं तो हमें रोका जा सकता है। ठीक है, अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमें मतलब कि देख नहीं रहा है, हम आत्महत्या कर लिए, और क्या होता है कभी कभी कि आत्महत्या के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति जिंदा बच जाता है। ठीक है, कोई आप लोग मतलब आत्महत्या करने की कोशिश किए, जैसे कि फांसी लगा लिए या जो भी काम करते हैं आप आत्महत्या के दौरान, तो आप आत्महत्या के दौरान आप क्या करते हैं कि आपकी जान बच जाती है। ठीक है, तो आपकी जान बच जाती है और क्या होता है कि पुलिस आपको पकड़ती है। ठीक है, तो आपको आत्महत्या के लिए, अपने आत्महत्या के लिए आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा लिखा आप लिखते हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आत्महत्या आपको नहीं करना पड़ नहीं मतलब कर सकते हैं। तो ये आत्महत्या क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी एक आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 309। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है और वो मतलब आत्महत्या के दौरान क्या होती है, उसकी मौत नहीं होती है और वो जिंदा बच जाता है, तो उसे सजा हो सकती है। ठीक है, अगर सरकार आपको जीने का अधिकार दे रही है, ठीक है, अगर आपको सरकार जीने का अधिकार दे रही है तो आपको अपने आप को मारने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे है आत्महत्या करने का अधिकार, इसमें दिया गया है कि आप अपने आप को मार नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मतलब दिया गया है दैहिक का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा है दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये हम लोग दैहिक स्वतंत्रता के बारे में समझेंगे। तो दैहिक स्वतंत्रता जो हमारा है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि दैहिक का मतलब अपने आप को, जैसे कि हम एकांत में रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं एकांत में जाकर रहना चाहते हैं, तो इसका भी अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत कि हम एकांत में जाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो एकांत में रहने का अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 31 में दिया गया है। अब एकांत में रहने के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम, कहीं भी जैसे हमको यात्रा करना, जैसे मान लीजिए हमको विदेश यात्रा करना है। ठीक है, विदेश यात्रा करना है, तो विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी में दिया गया है। ठीक है, अब विदेश यात्रा का अधिकार भी हमें इसी में दिया गया है। अब देखिए आप लोगों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, तो इसी में आ जाता है शादी करने का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पूरा कि मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार। ठीक है, मनपसंद लड़की से या लड़का से, लड़की आबलिक लड़का से शादी करने का अधिकार। ठीक है, अब देखिए मनपसंद लड़की लड़का से शादी करने का अधिकार का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र जितनी सरकार ने निर्धारित की है कि आप इस उम्र के बाद शादी कर सकते हैं, उसे मतलब बाल विवाह नहीं माना जाएगा या उसे नाबालिग नहीं माना जाएगा। तो आप उस उम्र के क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मन पसंद से, जैसे आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या जो भी मतलब है, आप उससे अपने मन पसंद के लड़की से शादी कर सकते हैं। या आपको पसंद नहीं है कि इस लड़की से हमें शादी नहीं करना है, इस लड़के से हमें शादी नहीं करना है, तो आप मना कर सकते हैं, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ये लिखा गया है आर्टिकल 21 में कि आप, ये पेपर में एक बार आया था, यूपीएससी के पेपर में ये पूछा गया था कि मतलब अपने मन पसंद से शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये हमारा लिखा गया है कि मन पसंद लड़की से शादी करने का अधिकार। इसी में लिखा गया है कि आत्महत्या आप नहीं कर सकते हैं। इसी में आपको लिखा गया है कि आप कहीं विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप एकांतवास में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब स्वतंत्रता कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 21 में दी गई है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा मिल जाएगा निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार मतलब क्या हुआ कि हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, किसी भी लड़की लड़के से शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिकार हमें वहीं पे यही भी दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 में, तो इसे भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अब ये देखिए आर्टिकल 21 हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल
यही भी देखिए एक आर्टिकल 21 के बाद ही हमारा एक संशोधन करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, ठीक है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 क, यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल 21 क। देखिए यहाँ पर लिखा गया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 क में लिखा गया है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार किसे दिया गया है, शिक्षा का अधिकार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी, ठीक है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और ये कब जोड़ा गया था, तो ये जो 21 क जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था आर्टिकल 21A को, और यहाँ पर लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए देखेंगे आप लोग जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, जो मतलब कि नर्सरी स्कूलें बनाए गए हैं, वो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे अगर हैं तो उन्हें फ्री में शिक्षा वहां पे दी जाती है, ठीक है। तो ये अधिकार भी हमें आर्टिकल 21 क में दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं अपना अगला आर्टिकल 22, ठीक है। अब आर्टिकल 22 देखते हैं हमें, तो आर्टिकल 22 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब आर्टिकल 22 में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 22 के तहत हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ पे लिखा गया है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जीने का अधिकार तो दे दिया गया, आपको मरने भी नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार दे दिया गया, आपको बोलने का अधिकार दिया गया, सभा करने का अधिकार दिया गया, घूमने का अधिकार दिया गया, व्यापार करने का अधिकार दिया गया, आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको फंसाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको मतलब कि पुलिस से गिरफ्तार करवाना चाहता है, पुलिस को मतलब देखिए आजकल की क्या हो बात हुआ है कि आजकल की पुलिस कुछ ऐसी हो गई है कि आप लोग वहां पे पैसा जाके दीजिए, पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपकी बात नहीं सुनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि गिरफ्तारी से आपको संरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण में कैसे कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण में देने के लिए क्या होता है, एक की पहला अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, ठीक है, अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे तक, ठीक है, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार की तो पुलिस गिरफ्तार करने के 24 घंटे तक ही आपको केवल जो थाना होगा या जो चौकी होगा वहां पे रख सकती है, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए थाना या आप लिख चौकी, होता है ना थाना चौकी, आप जानते होंगे आपकी थाना आपका चौकी होगा। तो थाने या चौकी में आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करती है, ठीक है, तो गिरफ्तार करने के दौरान क्या होगा कि पुलिस आपको केवल 24 घंटे तक ही उस थाने या चौकी में रख सकती है। उसके बाद क्या करेगी पुलिस, उसके बाद आपको छोड़ेगी तो नहीं, ठीक है। तो उसके बाद पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, लेकिन आपको पुलिस क्या करेगी कि जो आपके आसपास का न्यायालय होगा, मजिस्ट्रेट होगा जो आपका, तो आपको जो आपका निकटतम न्यायालय होगा, जैसे जिला न्यायालय हो गया, सत्र न्यायालय हो गया, जो आपका जुडिशियल मतलब आसपास का होगा, वहां पे आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये समय दिया गया है, ठीक है, इस समय में हम लोग समझेंगे कि जो 24 घंटे का समय है, यहाँ पे देखिए इस समय में अगर आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके ले जाके थाने में रखती है, और थाने में अगर आपको मान लीजिए पुलिस 10 बजे गिरफ्तार की, ठीक है, तो 10 बजे, तो आज आप लोग गिरफ्तार हुए, तो कल का जब 10 बजेगा सुबह का, आज सुबह आप लोग 10 बजे गिरफ्तार हुए और कल सुबह जब आप 10 बजेगा, तो उस समय पे पुलिस आपको क्या करेगी कि उसके बाद थाने में नहीं रह सकती, ठीक है, उस समय आपके बाद आपको थाने में नहीं रह सकती। उसके बाद क्या करेगी, आपको या तो छोड़ देगी पुलिस अगर आपकी गलती नहीं है, और अगर उसको लगता है कि आपने कुछ मतलब ऐसा गुनाह किया है जो मतलब कि न्यायालय में जाने के लिए है, तो पुलिस आपको क्या करेगी कि निकटतम जो उसका न्यायालय होगा, जुडिशियरी होगी, वहां पे आपको पुलिस ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को, और एक बात ये भी समझिएगा कि 24 घंटे का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे आपको थाने में रखने के लिए बात की जा रही है। अगर पुलिस देखिए आपको 10 बजे गिरफ्तार करती है, 10 AM, ठीक है, ये मान लीजिए कि आज सोमवार के दिन गिरफ्तार किया गया आप लोगों को, ठीक है, और अगले दिन 10 AM मंगलवार हो गया, ठीक है, इस समय तक आपको पुलिस जेल में रखती है, ठीक है, और इसके बाद भी आपको न्यायालय नहीं ले जाती है, ठीक है। तो
क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि आप वकील के द्वारा बात करके आप पुलिस के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं कि ये एक मतलब कि लिखा गया संविधान में कि पुलिस हमें 24 घंटे से ज्यादा थाने या चौकी में नहीं रह सकती है। तो क्या पुलिस करती है कि 10 बजे आपको पकड़ी है अगर मान लीजिए, तो क्या करती है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई मतलब समझौता हो जाता है कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो ठीक है, तो छोड़ देगी पुलिस बीच में आपको। लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो आपको पुलिस क्या करेगी कि अगले दिन 10 बजे से पहले आपको पुलिस क्या करेगी, न्यायालय में ले जाके पेश कर देगी। उसके बाद जो वहां के जज होंगे वो जज क्या करेंगे, आपको फैसला सुनाएंगे कि इन्हें क्या करना है, इनके साथ इन्हें जेल में रखना है, इन्हें छोड़ना है। ठीक है, तो वो कौन मतलब कौन करता है कि वो करता है न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश या जो होता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट। तो ये मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश तय करेगा कि आपको कहां पर रखना है। अब देखिए ये 24 घंटे का समय जो दिया गया है, इस 24 घंटे के समय में ही शामिल होता है। इस 24 घंटे के समय को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग को बताने का ये 10 का मतलब लिखने का मारा गया था कि अगर 10 बजे पुलिस आपको गिरफ्तार की और अगले 10 बजे के बाद आपको पुलिस, जैसे कि 10 बजा उसके बाद पुलिस आपको लेके जाती है न्यायालय के लिए, तो जो रास्ते में आपको समझ, जैसे कि न्यायालय कुछ तो दूर होगा, जैसे चौकी मान लीजिए यहाँ पे है और न्यायालय आपका वहां से 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको न्यायालय ले जाने के लिए जो समय लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, तो उस समय को क्या किया जाएगा, इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उस समय को न्यायालय जो ले जाने में समय लगेगा उसे मतलब इसमें काउंट 24 घंटे में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 24 घंटे का समय आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब न्यायालय में पुलिस आपको ले जाएगी वहां पे पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश अगर आप कोई गुनाह किए हैं, आपके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो ये आपको अपराधी ठहराएगी। ठीक है, न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आपको अपराधी ठहरा सकते हैं। ठीक है, आप लोग एफआईआर होने पे डरते हैं। ठीक है, देखिए एक हमारा एफआईआर होता है, एफआईआर जो पुलिस करती है। जब आपको कोई व्यक्ति आप मतलब जाता है थाने में तो आपके ऊपर क्या करेगा कि एफआईआर दर्ज करवा देगा, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या करता है कि वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा के सोचेगा कि अब इसका सब कुछ खत्म हो गया। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि एफआईआर होने से कुछ खत्म नहीं होता है। जैसे आप लोग डरते हैं कि एफआईआर हो गया तो हमारी पढ़ाई जो रही है वो मतलब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, हम कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसी आप लोगों के ऊपर मनसा मतलब पैदा कर जाती है कि आप एफआईआर होने के बाद आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, एफआईआर होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। एफआईआर हुआ आपके ऊपर तो आप क्या करेंगे कि आपको न्यायाधीश के सामने ले जाया जाएगा या आपके जो निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास सामने ले जाया जाएगा। और अगर न्यायाधीश ये बोलते हैं कि आपने हाँ ये अपराध किया है, आप मतलब आप जैसे वहां कोई सबूत जो पुलिस होगी आपकी या जो आप मतलब जिसके तहत आप वहां पे गए रहेंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा वहां पे ऐसे कुछ मतलब ऐसी बातें बताएगा और ऐसे कुछ मतलब कि वहां पे सबूत पेश करेगा जिससे आपके ऊपर अपराध सिद्ध होगा। अपराध सिद्ध होने के बाद आपके ऊपर मतलब कि मुकदमा चलाया जाएगा। वो मुकदमा जो होगा या जो आपके ऊपर मतलब पुलिस आपको सजा सुनाएगी, उस सजा के दौरान जो सजा होगी वो मतलब मान्य होगा। ये एफआईआर क्या होता है कि एफआईआर जो होता है वो पुलिस मतलब आपके ऊपर लिखती है, तो इस एफआईआर से आपकी मतलब कुछ आपका जिंदगी खत्म नहीं होता है। लोग इससे डरते बहुत है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, एफआईआर करना पुलिस का काम होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारा हो गया अनुच्छेद 22। इसमें क्या किया गया है कि इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण आप लोगों को दिया गया है। और न्यायाधीश हमें जो मतलब कि अगर आप लोग ले जाएंगे तो न्यायाधीश क्या करता है कि आपको अगर मतलब आपके ऊपर जो मतलब कि कोई मतलब जैसे कि कोई आपको आपके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो अपराध सिद्ध होने के दौरान ये करता है कि आपको जेल में भेज देगा। ठीक है, और जेल जो होता है वो न्यायाधीश के अंडर में आता है। ठीक है, जेल जो होता है वो न्यायाधीश के अंडर में आता है। तो ये एक मतलब ऐसा मामला होता है न्यायाधीश जेल के बारे में अगर आप लोग समझे तो जेल जो हमारा होता है, जेल में पुलिस क्या करती है आपको यहाँ पे मारती पीटती नहीं है। ठीक है, जेल में आपको पुलिस मार पीट नहीं सकती है। हाँ, अगर आपको पुलिस कस्टडी में रखती है अपने, ठीक है, पुलिस कस्टडी में रखती है तो पुलिस वहां पे आपको मार पीट सकती है। वहां पे आपसे मतलब कोई जुर्म जो आप किए नहीं है या जो किए हैं उसको मतलब कि आप जैसे कि जुर्म कोई किए हैं आप बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया है, तो पुलिस क्या करेगी आपको मतलब मारेगी पीटेगी और आपसे जुर्म कबूलवाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करती है न्यायाधीश, अगर आप जुर्म कबूल कर लिए हैं या आपका जुर्म सिद्ध हो गया कि आपने ये जुर्म किया है तो पुलिस आपको जेल में भेज देगी। ठीक है, तो ये हो गया कि गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया जाएगा कैसे कैसे। तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग इतना देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा हो गया आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 19 20 21 22 हम लोग पढ़ दिए सभी। अब हम लोग आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है,
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।